हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसन लर्निंग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 विज्ञान इकाई 2 की। इसके पहले हमने इकाई 1 कंप्लीट कर ली थी, है ना, जिसमें विज्ञान के नए नए जो रिसर्च चल रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के चित्रों और वीडियो को आपको दिखाया, जिससे आप उस चीज़ को सही से समझ सकें। यही कोशिश हमारी इस इकाई में भी रहेगी कि हम विभिन्न प्रकार के चित्रों और वीडियो के माध्यम से इस इकाई को भी आपको समझा सकें। ठीक है, तो हमारा जो इकाई 2 है वो है मानव निर्मित वस्तुएं। नाम से ही समझ में आ रहा है जैसा कि मानव के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं, अर्थात इकाई 2 में हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो मानव के द्वारा निर्मित की गई। कुछ प्राकृतिक चीज़ों के बारे में भी इसमें बताया गया है। जैसे आपने कभी सोचा है कि स्कूल आप जाते हैं तो ड्रेस पहन के जाते हैं, है ना, कभी सोचा है कि वो ड्रेस कहाँ से मिली, कहाँ से बनी? तो सिंपल आप यही सोचेंगे कि ड्रेस तो मार्केट में गए थे, लेके चले आए खरीद, तो जो दुकानदार है उसने बनाया ड्रेस। कुछ लोग बोलेंगे मैम टेलर ने बनाया, सिलाई तो उसने की ना। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि वो वस्त्र, कपड़ा वो कहाँ से बना, ये बताइए। तो इसके लिए क्या है कि बड़े बड़े कारखाने हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा कपड़ों निर्मित किए जाते हैं। इसका मतलब जो कपड़ा है जो आप पहन रहे हैं वो क्या है, मानव निर्मित वस्तु। इसके अलावा आप स्कूल जाते हैं और क्या बैग यूज करते हैं, है ना, टाई लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, जूता मोजा पहनते हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन निर्मित किया? तो इनके लिए भी विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा आसानी से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, मानव निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो विभिन्न प्रकार के आसपास जैसे बेंच है, टेबल है, सारी चीज़ें, पंखा है, कुछ भी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें कैसे बनी है? अब जैसे लोहे से बनी कुछ वस्तुएं आप ले लीजिए, लोहे का पाइप है ना, लोहे का बेंच है, तो ये सारी चीज़ें किसने बनाई? लोहार तो सुने होंगे, है ना। तो लोहा तो ठीक है, खनिज और अयस्क के रूप में जो हमारी धरती में पाया गया, पृथ्वी में पाया गया, ठीक है। उसके बाद उसको अलग शेप देना, उस मॉडल में तैयार करना, वो सारी चीज़ें कौन किया? मानव ने ही किया। विभिन्न प्रकार के उसमें अपने से निर्मित करके विभिन्न प्रकार की उसमें अपनी युक्ति लगाई, है ना, जिससे वो नई नई चीज़ों को डेवलप करता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, अब अगर आप अपने चारों ओर आसपास देखेंगे तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें क्या है, क्या ये मानव निर्मित है? बताइए, नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात ये नेचुरल चीज़ है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। आखिर मानव निर्मित वस्तु की उपयोगिता क्यों पड़ी? क्या जिस तरह की चीज़ें इस समय अवेलेबल है हमारे आसपास, क्या ये पहले के समय में भी थी? सोचिए, नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें मानव निर्मित वस्तुओं की इतनी आवश्यकता पड़ने लगी, है ना। तो पहले क्या था कि मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब के समय में। पहले मनुष्य की आवश्यकता उतनी ही थी जितनी प्रकृति में वस्तुएं पाई जाती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, ठीक, और नई नई टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के नए नए खोज चलते गए, धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई। तो मनुष्य की जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे नए खोज होते गए, वैसे वैसे मानव ने विभिन्न युक्ति के माध्यम से नई नई चीज़ों को तैयार करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये क्या था कि मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई, इसीलिए जो मानव निर्मित वस्तुएं वो भी बढ़ती गई। ठीक है, सुने भी होंगे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे नए नए आविष्कार होते भी गए। तो वो किसने किया? मानव ने ही किया। तो इसीलिए मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता हमें पड़ने लगी। अमूमन मानव को कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं? 3 चीज़ें आप सुने भी होंगे, हर जगह डायलॉग भी सुने होंगे, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। रोटी मतलब यहाँ पे भोजन से, कपड़ा मतलब वस्त्रों से, है ना, और मकान मतलब घर। ये 3 चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसकी आवश्यकता हर इंसान को बिना भोजन के नहीं रह सकते। वस्त्र क्यों चाहिए? क्योंकि उनको अपना तन ढकना है और अपनी सुरक्षा के लिए उनको वस्त्र भी चाहिए। और मकान क्यों चाहिए? अर्थात शेल्टर, आश्रय, रहने के लिए तो घर चाहिए ना। तो वो भी क्या है, एक सुरक्षा की दृष्टि से ही है। ठीक है, तो इसी वजह से मानव निर्मित वस्तुओं की यही क्या है, उपयोगिता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ 1 बाय 1 मनुष्य की जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम पहला बात करें तो वो है वस्त्र।
ठीक है। और वस्त्र जैसे कि अभी मैं बताई कि वस्त्र क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकता भी है, ठीक। तो वस्त्र हमें हमारे लिए क्यों जरूरी है, अभी मैं बताई थी हूँ कि क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी सुरक्षा के लिए और अपना तन ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। अब आप अगर वस्त्र देखेंगे तो पहले तो इतने प्रकार के वस्त्र नहीं आते थे, ठीक है। पहले तो कॉटन के वस्त्र, खादी के, है ना, ये सारी कॉमन चीजें थी। पर अब देखिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र आ रहे हैं, ठीक। तो वो किससे बने हैं, उसका स्रोत क्या है, ये सारी चीजें देखिए। यहाँ एक टेबल आपको दिख रही है, इस टेबल में देखिए दिया हुआ है, जैसे दिया है पहला क्या है, सूती, है ना, सूती वस्त्र। इसमें कौन सा रेशा लगा है, सूती धागों से बना है, ठीक। स्रोत क्या है, कपास, कपास तो जानते होंगे ना, रुई, ठीक। ऐसे दूसरा देखिए क्या है, ऊनी, ठीक है। तो वो किससे बना है, ऊनी धागों से। तो ये ऊनी धागे कहाँ से बनते हैं, जंतुओं के बाल से। ऐसे रेशमी, तो रेशमी धागे उसमें लगे हैं। तो रेशम के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़े भी हैं, वहाँ पर रेशम का कीट होता था जिससे रेशम निकलता था, उससे क्या होता है, रेशमी वस्त्र बनते हैं, ठीक। ऐसे ही चौथा है टेरिलिन। टेरिलिन क्या है, संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे का क्या मतलब है कि ये प्रकृति में नहीं होता है, ठीक है, ये मनुष्य के द्वारा संश्लेषित किया गया है, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो स्रोत देखिए क्या लिखा है ना, मानव निर्मित। तो ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप देखिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र, जैसे ऊनी वस्त्र हम कब पहनते हैं, जाड़ा आ जाती है, ठंडी आ जाती है, तो हम ऊनी वस्त्र पहनने लगते हैं। गर्मी में देखिए हम सूती वस्त्र पहनते हैं, है ना। तो अलग अलग मौसम में हम अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। तो ये क्या हो गया, वस्त्र के विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है। अब सूती वस्त्र, कपास के रेशे, सब सारी चीजें ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलिन अर्थात डेक्रॉन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। देखे होंगे चमकदार वस्त्र कितने आजकल मार्केट में मिलते हैं, है ना। तो ये सारे किससे पॉसिबल हो पाए, संश्लेषित रेशों से, जो कि मानव निर्मित है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं, जो कि है भवन निर्माण। किसी भवन में ही रहते होंगे, है ना, उसका निर्माण आपने कभी ना कभी देखा होगा, राह चलते रास्ते में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि भवन निर्माण हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि इसमें क्या क्या चीजें लग रही हैं? कुछ चीजें तो आप बता ही सकते हैं, ईंट है, सीमेंट है, बालू है, पानी है, मिस्त्री लोग, कारीगर जो लगते हैं, है ना, लोहे की बीम आजकल लगने लगी। तो ये सारी चीजें क्या है, किसी भवन निर्माण में आवश्यक है ना। तो ये सारी चीजें, जो ईंट है, सरिया है, गार्डर ऊपर लगता है, सीमेंट है, ये सारी चीजें क्या है, क्या ये प्रकृति में पाई जाती है? जी नहीं, ये सारी चीजें क्या है, मानव निर्मित चीजें ही हैं, मानव निर्मित वस्तुएं ही हैं, ठीक है। अब अगर आप देखे होंगे कि जब सीमेंट की दीवार बनाई जाती है, जैसे सीमेंट की दीवार बना दी गई, ठीक है, पत्थर पर जोड़ा गया, फिर उसके बाद प्लास्टर किया गया, है ना। तो आपने देखा होगा कि उसकी कई दिन तक सिंचाई होती है, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? बिना सिंचाई किए क्या होगा, अगर हम सिंचाई ना करें तो क्या होगा? तो सभी जगह रासायनिक क्रियाएं होती हैं। हमारे घर में भी बहुत सी चीज़ें हैं, किचन में बहुत सी चीज़ें, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस हमेशा होते रहते हैं, पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते। हर जगह साइंस है, डिपेंड ये करता है कि आप कितना वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये देखा होगा कि जो प्लास्टर किया जाता है उसमें लगातार कुछ दिनों के लिए सिंचाई की जाती है ना, पानी का छिड़काव किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि उसमें और मजबूती आ जाती है, ठीक। इसमें देखिए कुछ और भी जानने करके लिखा है ना। तो जब पानी के लगातार छिड़काव किया जाता है सीमेंट में, तो उसमें जो रवे होते हैं वो रवे क्रिस्टल, मतलब सुई के समान क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल ही आपस में जुड़कर सीमेंट को कठोर और मजबूत बनाते हैं। मतलब हम सिंचाई जब करते हैं उसकी, तो वो और कठोर बनता जाता है, ठीक है। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह लगते हैं, मतलब 7 दिन के आसपास, ठीक है। इसी कारण 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो मकान कमजोर रह जाता है। अगर सिंचाई ना की जाए तो जो मजबूती है सीमेंट की वो नहीं आ पाएगी और इससे मकान कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और लिखी है कि पानी के छिड़कने का एक अन्य लाभ ये होता है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है, उसके बाद बाहरी सतह सूखती है, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब समझ में आया? अगर ये है एक दीवार के रूप में ऐसे बनाया गया, ठीक, सीमेंट का, ये बाहरी सतह है, ये भीतरी सतह है। तो पहले भीतरी सतह सूख गई, फिर बाहरी सतह धीरे धीरे सूखती जाएगी, ठीक, धूप इसी में तो लगेगी। अब अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए, भीतरी सतह बाद में सूखे
बाहरी पहले सूख जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बाहरी सतह पहले सूख जाएगी, अंदर वाली नहीं सूखेगी, ठीक। तो गीली अंदर वाली जब वो सूखना स्टार्ट करेगी, कोई भी चीज़ जब सूखती है तो उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है ना। भाप में बहुत शक्ति होती है, भाप का इंजन आपने सुना होगा, है ना। तो भाप जब निकलेगा तो बाहर की क्या है, सूखी है, तो जब बाहर निकलने लगेगा तो क्या करेगा, जो सूखी दीवार है उसको उसमें वो दरार डाल देगा, तभी तो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो एक लाभ ये भी है सिंचाई करने से कि अंदर की सतह सूख जाए और बाहर की सतह गीली रहे, धीरे धीरे करके बाहर वाली सूखे, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं तीसरा गा नंबर है घरेलू कार्य। चलिए तीसरा क्या है, गा नंबर घरेलू कार्य। घरेलू कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे नहाना धोना, ब्रश करना, साफ सफाई करना घर की, खाना पीना बनाना, ये सारे क्या है, घरेलू कार्य है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे एक टेबल भी दी हुई है, उसमें दिए हैं विभिन्न प्रकार के कार्य और उसमें कौन कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं उपयोग की जाती हैं उसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिलअप टेबल दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि घरेलू कार्य में भी जितनी भी चीज़ें आती हैं ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें मानव निर्मित वस्तुएं ही होती हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो वो है कृषि कार्य। तो कृषि कार्य तो पता होगा, है ना। कृषि कुदाल है, खुरपी है ना, और फरुआ है, ये सारी चीज़ें क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की मशीनें उसमें लगाई जाती हैं, जो जोतने के लिए, सिंचाई करने के लिए, मड़ाई करने के लिए, है ना, गुड़ाई करने के लिए, ये इन सब चीज़ों में जो चीज़ें यूज की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं, वो सारी मानव निर्मित चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, ठीक। ऐसे ही अगला नंबर है औषधियों के रूप में। औषधि तो आप जानते हैं, है ना। औषधियों के रूप में जैसे जब हम बीमार होते हैं तो हमें अपने आप को ठीक करने के लिए औषधि ही यूज करनी पड़ती है, हम दवा ही तो लेते हैं, है ना। तो ये सारी वस्तुएं, जैसे इंसान प्रकृति से भी बहुत सी चीज़ें औषधि के रूप में लेता था। पहले के जो थे, जैसे अपने भारत में देखिए आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हुए हैं, है ना। तो ये आयुर्वेद की सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, प्रकृति प्रदत्त होती हैं। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो आयुर्वेद का ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है और एलोपैथ का बढ़ गया है। एलोपैथ का मतलब जैसे लोग फीवर हुआ या कुछ हुआ तो एंटीबायोटिक लेते हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक क्या है, बनाई गई दवा, किसने बनाया है, मानव ने बनाया है ना। तो ये सारी दवा वगैरह कैसे लेना है, हमें डॉक्टर की सलाह से लेना है, ठीक। तो औषधि के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि ये सारी जो दवाएं बन रही हैं वो भी मानव निर्मित ही है, ठीक। अब है आगे संश्लेषित रेशे। अभी में संश्लेषित मानव निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, डेक्रोन है, रेयान है ना। तो ये सारे रेशे क्या है, मानव निर्मित है, इसीलिए इनको हम संश्लेषित रेशे भी बोलते हैं। अब अगर हम ये बोलें कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो और सूती वस्त्र की अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो अगर आप देखेंगे कि जो नायलॉन, डेक्रोन है ना, ये सारी चीज़ों से जो बनते हैं कपड़े वो ज़्यादा आकर्षक होते हैं देन अपेक्षा किसके, सूती वस्त्र की, ठीक है। अगर आप इन वस्त्रों को, अगर आपके पास 2-3 वस्त्र हो, ऐसे सूती तो वैसे होगा कॉमन, है ना। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ पॉलिस्टर, डेक्रोन और नायलॉन के वस्त्र हो तो आप उसको फाड़ के एक बार चेक करेंगे तो जो सूती वस्त्र वो आसानी से फट जाएगा, बाकी जो और वस्त्र है वो आसानी से नहीं फटेंगे। इसके अलावा आप उनको पानी में भिगो के सुखाइए तो सबसे पहले जो सूती वस्त्र है वो देर से सूखेगा और बाकी नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिस्टर वाले जो वस्त्र होंगे वो जल्दी सूख जाएंगे। तो ये क्या है, सूती वस्त्र और इसमें कंपेयर, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है प्लास्टिक, है ना। कि प्लास्टिक क्या है, आपने देखा होगा अपने आसपास प्लास्टिक से बनी बहुत ढेर सारी वस्तुएं। ब्रश करते हैं, ब्रश के पीछे जो लगा होता है वो क्या है, प्लास्टिक, है ना। बाल्टी जो यूज करते हैं नहाने के लिए वो भी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की। मग यूज करते हैं वो भी किसका बना होता है, प्लास्टिक का, है ना। कुकर वगैरह में आप देखेंगे काले रंग का लगा होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का, है ना। तो ये प्लास्टिक होते क्या है, ये प्लास्टिक जो होते हैं वो रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अभी आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, कक्षा 8 में ही है, ठीक। संतृप्त और असंतृप्त, ठीक। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार के बहुलक
प्लास्टिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। जैसे बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे क्या है, प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं, ठीक। अब अगर आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कभी भिन्नता देखी है नहीं? कैसे? जैसे अगर मान लीजिए पन्नी लीजिए प्लास्टिक की, है ना, थोड़ा सा भी अगर उसको आग के पास ले जाएंगे वो क्या होती है, पिघलने लगती है, मतलब गलने लगती है ना। वहीं पे कुकर में जो काले रंग की प्लास्टिक लगी होती है वो गली, आपने देखा कि वो गल जाती है। कितने उच्च ताप पे कुकर को आप गर्म करते हैं, है ना, दाल चावल पकाते हैं, गर्म करते हैं, है ना, तो क्या वो कभी गली नहीं? तो ये क्या भिन्नता ही तो है। तो इसी कठोरता और गलनांक के आधार पर ही प्लास्टिक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक। अब ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि जब आप उनको गर्म करेंगे तो पहले तो वो मुलायम पड़ जाएंगे, लेकिन ठंडे होके वो दोबारा से कड़े पड़ जाएंगे। पन्नी को कभी गर्म किया होगा आप लोगों ने, देखा होगा कि छोटा सा हो जाता है, ठीक है, जब गलने लगता है तो बहुत सॉफ्ट रहता है, बाद में देखेंगे कड़ा कड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा ये प्रोसेस करेंगे तो भी होगा, पहले मुलायम होगा फिर कड़ा हो जाएगा, ठीक, और उसको पुनः चक्रण करके हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक। एग्जाम्पल में हम बात करें तो पॉलीथीन है और पॉलीविनाइल क्लोराइड है। दूसरा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जब आप उसको गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएंगे, ठंडे करने पे कठोर तथा खुरदुरे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही प्रक्रिया हम बार बार नहीं करेंगे, मतलब पुनः उसको आप गर्म करेंगे तो वो मुलायम नहीं होंगे, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। बेकेलाइट का अगर आप उदाहरण की बात करेंगे तो अभी हम प्लास्टिक का आपको एक टेबल दिखा रहे हैं जिसमें ढेर सारे प्लास्टिक के नाम हैं और उसके क्या क्या उदाहरण हैं वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे बिजली के प्लग और स्विच जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बने होते हैं, जो उच्च ताप पे भी पिघलते नहीं हैं, ठीक है। अब इसको जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अभी थर्मोप्लास्टिक में बताई थी उसको हम पुनः चक्रित करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग को हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, उसे आप ध्यान से देखिए। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है ना, मतलब दवा की गोलियाँ या पैक करने के लिए जो जिसमें दवा की गोलियाँ पैक होती है, पत्ता जो पूरा आता है ना, वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का ही बना होता है। ग्लव्स पहनते हैं डॉक्टर, है ना, सिरिंज में जो धागा डालते हैं जो ऑपरेशन करने के लिए, वो सारी चीज़ें प्लास्टिक की ही बनी होती हैं, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोवेव ओवन में जो भोजन पकाते हैं, है ना, तो माइक्रोवेव जो ओवन होता है देखे होंगे जिसमें केक वगैरह पकता है, बड़ा सा होता है ना, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो प्लास्टिक यूज होती है वो भी अलग प्रकार की होती है। उसको उच्च ताप पे आप गर्म करते हैं तो भी वो पिघलती नहीं है, उसमें सारे बर्तन आप नहीं चढ़ा सकते माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि प्लास्टिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसमें डिफरेंट प्रकार की प्लास्टिक यूज हुई। अब ऐसे ही टेफ्लॉन क्या है, एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिसपे तेल और जल नहीं चिपकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नॉन स्टिक, है ना, तो उसमें आप तेल डालिए तो तेल किनारे हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि उस पर चिपकते ही नहीं हैं, कुछ भी चीज़ आप डालिए वो उसमें चिपकेंगे ही नहीं, तो ये हो गया टेफ्लॉन। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण की। जब हम मार्केट जाते हैं कुछ भी चीज़ लेने के लिए तो आपने देखा होगा कि मोस्टली चीज़ें, अधिकतर चीज़ें प्लास्टिक पन्नी में पैक होती है। सब्जी लेने भी जाते हैं तो सब्जी वाले से बोलते हैं भैया पन्नी में दीजिए, यही बोलते हैं ना, झोला कहाँ ले जाएंगे, भारी पड़ता है ना झोला, ले जाए करिए खुद से, ठीक है। तो इको फ्रेंडली बनिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, ठीक है। तो पन्नी वगैरह की मोस्टली चीज़ें आप घर लेके आते हैं, खाएँ पिए, ठीक है, यूज किए, उसके बाद जो पन्नी बचती है उसको कूड़ादान में डाल देते हैं, है ना, घर में कूड़ा इकट्ठा ही तो कर रहे हैं, फिर उसको बाहर फेंक देते हैं, यही ना करते हैं। तो क्या ये हमारे प्रकृति के लिए अच्छी चीज़ है? नहीं अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूर्णतः अपघटित, पूर्णतः नष्ट होने में कई 100 साल लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए बोला गया है कि इसका जितना भी कम से कम आप यूज करेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है, आपके लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उसको हम जैव निम्नीकरण बोलते हैं। और कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, उसको हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। अब एक तालिका आप देखेंगे, इसमें देखिए अपशिष्ट के प्रकार दिए हैं और उसमें
अब घटित होने में उसे कितना समय लगता है और वो जैव निम्नीकरणीय है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारी चीज़ें दी है, सब्जी फल के छिलके और भोजन, इन सबको ये बहुत जल्दी हो जाते हैं घटित, लगभग 1 से 2 सप्ताह लगता है, इसीलिए ये क्या है, जैव निम्नीकरणीय। ऐसे ही कागज है, सूती कपड़ा है, लकड़ी है, ठीक। अब लकड़ी को भी देख लीजिए 10 से 15 साल लकड़ी में भी लगता है, लेकिन अपघटित हो जाता है, ठीक है। ऊनी वस्त्र को लगभग 1 वर्ष लगते हैं, ये भी अपघटित हो जाता है, तभी जैव निम्नीकरणीय में आया है। अब टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डिब्बों को देखिए 100 से 500 वर्ष लगते हैं, टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डिब्बों को, ठीक। इसीलिए इसको जैव अनिम्नीकरणीय बोला गया। ऐसी प्लास्टिक थैलियाँ, मतलब जो पन्नी आप लोग यूज करते हैं, उसको अपघटित होने में सोचिए 100 से 500 वर्ष से ज़्यादा वर्ष लगते हैं, कि वो पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं इतनी जल्दी। तो ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है, अर्थात जो प्लास्टिक है वो हमारे पर्यावरण के लिए एक प्रकार से क्या है, विष का ही कार्य कर रहा है, धीरे धीरे होता जा रहा है हमारे पर्यावरण में, है ना। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, जितना आप अवॉइड करिए पन्नी को उतना ही अच्छा है। चलिए प्लास्टिक की उपयोगिता भी समझ लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक टेबल आप देख रहे होंगे, है ना। प्लास्टिक के पहले प्रकार दिए हुए, पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, स्टाइरीन, स्टाइरोन, मेलामाइन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, है ना। और इसका क्या यूज है वो भी दिया हुआ है, मतलब पॉलीथीन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, एक्रिलिक से, ये सारी चीज़ें दी हुई है, एक बार आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ और भी जाने, वर्तमान युग में प्लास्टिक एक आवश्यकता है, ठीक। आवश्यकता तो है ही, देखिए हर जगह प्लास्टिक से बनी चीज़ें आपको हर जगह कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएंगी। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है और ये अज्वलनशील, इस गुण के कारण इसका उपयोग वस्तु पर परत चढ़ाने में भी किया जाता है। अब चेतावनी देखिए लिखी है, इसे आप अपने से पढ़िएगा, इसमें देखिए यही चीज़ें लिखी गई है कि इसका धुआं भी हमारे वायुमंडल को दूषित करता है। इसके अलावा अगर पॉलीथीन वगैरह पशु खा लेते हैं तो उनके अंदर वो जाके चिपक जाती है आंत वगैरह में, ठीक है। इससे उनकी डेथ, मृत्यु तक हो सकती है, ठीक। तो यही सारी चीज़ें इसमें दिया है कि हमें पॉलीथीन का सही उपयोग करना चाहिए, हमें बाहर ऐसे ही खुले में पॉलीथीन पन्नियों को नहीं फेंकना चाहिए, इससे पशु पक्षियों को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। जितना हो सके पन्नियों को अवॉइड कीजिए, ठीक। खुद का कपड़े का बना झोला यूज करिए, जैसे पहले लोग खुद से बना कपड़े का झोला, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप पर्यावरण के दोस्त बन रहे हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम कपड़े का झोला लेके जा रहे हैं, पन्नी लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कांच है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।